नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। पाकिस्तान की सरकार मुनीर के साथ मिलकर तबाही का बम बनाती है, पूरी दुनिया ये बात जानती है। लेकिन इन दोनों की जोड़ी एक और बम बना रही है जिसे महंगाई का बम कहते हैं। पाकिस्तान की आवाम मुनीर को भर भर कर कोस रही है। इसके पीछे शहबाज सरकार का एक फैसला है। बड़ी खबर इससे जुड़ी, आप जान लीजिए। पाकिस्तान की जनता पर महंगाई की एक और स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल के दाम 8 रुपए 36 पैसे बढ़ा दिए हैं, जबकि डीजल के दामों में 10 रुपए 39 पैसों का इजाफा हुआ है। दाम बढ़ने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 266 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि डीजल के दाम बढ़कर 272 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर तक हो चुके हैं। शहबाज और मुनीर की जोड़ी ने पाकिस्तान की जनता का तेल निकाल दिया। डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ने के बाद आवाम किस कदर बौखलाई हुई है, इस रिपोर्ट में समझिए। पाकिस्तान में आधी रात को पेट्रोल बम फूटा। आज से पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे और डीजल 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 272 रुपए 98 पैसे फी लीटर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों में 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद की है। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी। ये तेल अब महंगा हुआ और चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। दो चीज़ें सिर्फ हमें चाहिए, बिजली सस्ती और ये पेट्रोल सस्ता हो जाए। ज़ाहिर बात ये महंगा हुआ, आटा महंगा होगा, सब्जी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल जो बंदा 300 का डलवा के अपने बच्चों के लिए 1000 रुपया कमाता था, अब वो 500 का पेट्रोल डलवाएगा और 500 घर लेके जाएगा। उसके बच्चों के मुंह में जो 2 रोटियां पड़नी थी वो भी नहीं पड़ेंगी। शहबाज मुनीर मालामाल, पाकिस्तानी जनता बदहाल। हुकूमत की मर्जी है, वो जो मर्जी करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते। बस ये है कि गरीब के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया, वक्त का गुजारना मुश्किल हो गया। अगर इन्होंने बिजली में 1 रुपया कुछ पैसे कमी की है तो पेट्रोल में 8 रुपये बढ़ा दिए। बस यही है, गरीब आवाम के साथ ज्यादती है और क्या कह सकते हैं। रोज़ दिन ब दिन पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं। एक्सपेंसेस भी देख रहे हैं कि गरीब इंसान कहाँ जाएगा, कहाँ से मैनेज करेगा। सैलरियाँ भी उसी हिसाब से है, टैक्सेस लग गए हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने 25 करोड़ पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई का बड़ा बम फोड़ा है। पेट्रोल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 10 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर का एक साथ इजाफा किया गया है। 15 दिन पहले ही पेट्रोल की कीमतें प्रति लीटर 4 रुपए 80 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। यानी 15 दिनों के भीतर पेट्रोल 13 रुपए 16 पैसे और डीजल 18 रुपए 34 पैसे महंगा हो चुका है। महंगाई की मार से पाकिस्तान की आवाम का हाल बेहाल है, जबकि सरकार और सेना जनता से लूटे हुए पैसों से हथियार खरीद रही है। अब सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। पेट्रोल एकदम बढ़ा देते हैं, 10 रुपए 12 रुपए 15 रुपए, कभी क्या करे गरीब आदमी। हमारी हुकूमत बहुत गलत कर रही है। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। हम गरीब बंदे 30,000 रुपये तनख्वाह में हम क्या करेंगे? घर का बिजली का बिल भरे, किराया भरे, पेट्रोल यहाँ पे लेके आए, क्या लेके आए समझ में नहीं आ रहा है। हम तो सो रहे थे, हमें पता ही नहीं। सुबह आए, पेट्रोल डलवाए, पता चला 10 रुपये बढ़ गए। तो आवाम को परेशान पे परेशान कर रहे हैं लोग। लोगों के ऊपर ये इस तरह से वो बोझ डाली जा रहे हैं। अब अल्टीमेटली देखें, पेट्रोल महंगा तो सब कुछ ही महंगा हो जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे को लेकर लाहौर से कराची और इस्लामाबाद से लेकर पेशावर तक लोग गुस्से में हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो रोजमर्रा की जरूरत के सामान भी महंगे हो जाएंगे। सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्टेशन, कृषि और इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम अवाम पे एक बार फिर गिरा दिया गया है। 15 दिन पहले भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया था, आज फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। जबकि यहाँ पे शहरी भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पंप में आते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि 8 रुपये से ज़ायद जो है वो आज फी लीटर पेट्रोल में इजाफा किया गया है।
तो वो भी परेशान है। इस वक्त शहरियों से बात करते हैं कि वो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। जब भी सुबह उठते हैं देखते हैं 10-15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाई होती है। ऑलरेडी पहले भी इतनी मतलब बढ़ाई थी, इस मरतबा इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है कि गुजर मुश्किल हो गया और चीज़ें बड़ी मुश्किल से मैनेज होती हैं। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने इस इजाफे की वजह इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को बताया है, जबकि ईरान इजराइल युद्ध खत्म होने के बाद क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम 3% तक कम हुए हैं। आवाम को बरगलाने के लिए सरकार के नुमाइंदे टीवी चैनलों पर बैठकर झूठ परोस रहे हैं। पेट्रोलियम से हासिल होने वाला टैक्स पाकिस्तान की इकोनॉमी में काफी अहम रोल निभाता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि पेट्रोल बम देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए नहीं फूटा है, बल्कि इससे मिलने वाला पैसा मुनीर और शहबाज के पास जाता है और शहबाज शरीफ सरकार बार बार आसिम मुनीर के इशारे पर पेट्रोल के दाम बढ़ाती है। दरअसल आसिम मुनीर को सत्ता के सेंटर में रहना है और शहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी बचानी है, और इन दोनों के इस गठजोड़ में पाकिस्तान की आम आवाम पिस रही है। यूपी पुलिस का तरीका बदमाश जानते हैं और फिर भी बाज नहीं आते। ऐसे ही लोगों के लिए पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया है। जो बदमाश पुलिस को चकमा देकर सरपट भागते हैं, उनके लिए यूपी पुलिस का यह इलाज सबसे मुफीद साबित हो रहा है और एक बार फिर अपराधियों पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूटी है। इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए। यूपी के बदमाशों में ऑपरेशन लंगड़ा का खौफ नजर आ रहा है। मुरादाबाद में शातिर लुटेरा राकेश कल्ला की गिरफ्तारी हुई है। लुटेरों के सरगना राकेश कल्ला का हाफ एनकाउंटर हुआ है। फतेहपुर में गौ तस्कर इसरार का भी हाफ एनकाउंटर हुआ है, तो वहीं बागपत में सिपाही की हत्या का आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। ये शातिर चोर राकेश उर्फ कल्ला है, जो अस्पताल के बेड पर पड़ा है और इलाज चल रहा है। राकेश उर्फ कल्ला के पैर में पुलिस की गोली लगी है, क्योंकि इस बदमाश ने पुलिस पर गोली चलाने की गलती की थी। मुरादाबाद के राकेश एंड गैंग ने 24 जून को एक ज्वेलर्स की शॉप से लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया, साथ ही एक किराना की दुकान से भी लाखों का कैश उड़ा दिया। राकेश एंड गैंग चोरी की 4 बड़ी वारदात को अंजाम दे चुका था और पुलिस को गैंग की तलाश थी। जब पुलिस से गैंग की मुलाकात हुई तो सरगना राकेश ने वही गलती की जो यूपी में बदमाशों का करना मना है। चोरों ने पुलिस पर गोली दागी तो जवाब भी गोली से ही आया और गैंग सरगना सीधे जमीन पर आ गया। चोर के पास से एक अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की ज्वेलरी, 10,170 रुपए कैश बरामद हुआ। पुलिस ने जब गैंग के सरगना राकेश की क्राइम कुंडली खंगाली तो पता चला चोर गैंग का सरगना राकेश शाहजहांपुर जिले का रहने वाला है। गैंग पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं और राकेश के गैंग में 6 और मेंबर शामिल हैं। खुलासे के बाद पुलिस गैंग के बाकी मेंबर्स की तलाश में भी लग गई। जल्द ही उनका भी इलाज पुलिस करने वाली है। वहीं यूपी पुलिस का एक्शन फतेहपुर में भी फुल स्पीड पर चल रहा है। ये शातिर गौ तस्कर इसरार है, जिसे 2 पुलिस वाले टांग कर ले जा रहे हैं, क्योंकि पैर में पुलिस की गोली लगी है। अभी तक पुलिस के आगे स्प्रिंट लगाने वाला इसरार अब खुद के पैरों पर एक भी कदम चलने के लिए काबिल नहीं है। बताया जा रहा है कि इसरार के साथ उसकी गौ तस्कर साथी गुफरान भी था, लेकिन जब इसरार को गोली लगी उसी बीच गुफरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब पुलिस गुफरान की भी तलाश कर रही है। इसरार के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक, मोबाइल, कैश बरामद हुआ है। इसरार फतेहपुर का हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर माना जाता है और साथ ही गुफरान पर भी गौ तस्करी के कई केस दर्ज हैं। इसरार और गुफरान पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है और साथ ही दोनों पर 9 संगीन केस भी दर्ज हैं। मुरादाबाद में शातिर चोर को पुलिस ने सबक सिखाया तो फतेहपुर में गौ तस्कर के पैर में गोली मार दी। वहीं बागपत में कांस्टेबल मर्डर के आरोपी का भी हाफ एनकाउंटर कर दिया। यह मर्डर का आरोपी मोहित है, जिसके दोनों पैरों को पुलिस की बुलेट ने भेद दिया है और अब उछल उछल कर मेंढक की तरह चल रहा है। आरोपी मोहित सरकारी टीचर है, लेकिन काम क्रिमिनल वाला किया।
यही नहीं, मामूली विवाद के बाद पुलिस कांस्टेबल अजय का गोली मारकर मर्डर भी कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कांस्टेबल अजय और आरोपी टीचर मोहित दोनों बागपत के सुनहेड़ा गांव के रहने वाले हैं। गांव में क्रिकेट मैच के दौरान दोनों में विवाद हो गया, जिसके बाद टीचर मोहित को इतना गुस्सा आया कि कांस्टेबल अजय को गोली मार दी और फरार हो गया। थाना खेखड़ा अंतर्गत हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मोहित को थाना खेखड़ा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आवश्यक उपचार के लिए अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागपत रवाना किया गया है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त इलीगल वेपन बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी मोहित के पास से मर्डर में इस्तेमाल अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया। मोहित ने इसी तमंचे से अजय पर हमला किया था और फिर इसी तमंचे से पुलिस पर गोली चलाई, लेकिन इस बार पुलिस की जवाबी बुलेट ने मोहित को दोनों पैरों से लंगड़ा कर दिया। अब मोहित जब भी चलेगा उसे अपने गुनाह और पुलिस का सिखाया सबक दोनों याद आएगा। योगी की पुलिस भी यही चाहती है, क्रिमिनल कोई भी क्राइम करने से पहले ही पुलिस के बुलेट लेसन को याद जरूर कर ले। लग्जरी कार में सवार होकर गन लहराना, रोडवेज की बस को साइड न देना, यात्रियों को कुचलने की कोशिश करना, दबंगई दिखाना, ये सारा कांड हुआ है हरियाणा के जींद में। इसका वीडियो भी सामने आया है जो हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ही उसी से जुड़ी है बड़ी खबर जान लीजिए। हरियाणा के जींद में गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन हुआ है। रोडवेज बस के आगे गन लहराने वाले 2 गुंडे गिरफ्तार हो चुके हैं। VVIP नंबर 0001 वाली कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है और बस के आगे चलती कार से रिवॉल्वर जो लहराई गई थी, अब उसके आरोपी पकड़े गए हैं। कार दौड़ाकर यात्रियों को कुचलने की भी कोशिश हुई थी। सड़क पर लग्जरी कार, ड्राइविंग सीट के विंडो से निकला हाथ में रिवॉल्वर। सड़क पर रोडवेज की बस के आगे जिग-जैग स्टाइल में लग्जरी कार दौड़ाई जा रही है। कार में सवार रईसजादे बस के ड्राइवर को चैलेंज दे रहे हैं, खुले आम सड़क पर दबंगई दिखा रहे हैं। बस ड्राइवर हॉर्न बजाता रहा, साइड मांगता रहा, लेकिन कार सवारों ने ना ही साइड दी बल्कि रिवॉल्वर लहराकर धमकी तक दी। इसका मार गया था, ठीक है। दबंग रईसजादों ने कभी बस के आगे कार लगाई, कभी साइड लाकर दबंगई दिखाई, तो बस से उतरी सवारियों को रौंदने तक की कोशिश भी की गई। हरियाणा की सड़कों पर एक बार फिर लग्जरी कार और कार में सवार रईसजादों का तांडव दिखा है। कार के नंबर पर निगाह डाल लीजिए, कार पर 0001 नंबर लिखा है, यानी जितनी लग्जरी कार है उससे ज्यादा VVIP कार का ये नंबर है। 3 पलटे मारी है। लेकिन आखिर में सड़क पर जिगजैग स्टाइल में कार दौड़ाना, फुल स्पीड में दबदबा दिखाना, सवारियों को रौंदने की कोशिश करना रईसजादों को भारी पड़ गया। बस ड्राइवर ने पुलिस को बुला लिया, पुलिस पहुंची और कार को ट्रेस किया गया तो कार सवारों ने फुल स्पीड से कार भगा दी। इसी चक्कर में आगे चलकर लग्जरी कार पलट गई और कार सवार 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, गाड़ी भी सीज कर दी गई। फॉर्च्यूनर गाड़ी थी जिसने बस के आगे गाड़ी को लगा के रिवॉल्वर लहराया, जैसा कि मेरे को चालक परिचालक ने बताया है, और उसके बाद वो गाड़ी को भगा के ले गया। आगे जाके वो गाड़ी पलट गई। हमारे बस वालों ने 112 नंबर पे कॉल करके और उसको गाड़ी को भी और वो जो चला रहा था ड्राइवर उनको पकड़वा दिया। दोनों सोनीपत थाने में। दावा किया जा रहा है कि दोनों कार सवार शराब के नशे में थे। अब पुलिस दोनों कार सवारों से पूछताछ कर रही है, साथ ही आगे की प्रोसेस भी की जा रही है। हरियाणा के पंचकुला में बोट ऑपरेटर्स की गुंडागर्दी सामने आई है। यहां सैलानियों के साथ मामूली बात पर बोट ऑपरेटर भड़क गए, फिर ग्रुप बनाकर पर्यटकों पर हमला कर दिया। कोई लात घूंसे बरसा रहा था तो कोई थप्पड़ों से हिसाब चुकता करना चाह रहा था। टिक्कर झील के पास कैसे सैलानियों और बोट ऑपरेटर्स के बीच जंग छिड़ गई, इस रिपोर्ट में देखिए।
मारकाट ऐसी मची है मानो जंग का कोई मैदान हो। तड़ातड़ चाटे मारे जा रहे हैं। लात घूसों से भी दुश्मन को धूल चटाने की जिद है। हरियाणा के पंचकूला में आखिर क्यों ये लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है? आखिर ये किस विवाद का फसाद है? वीडियो में एक बात गौर करने लायक है। कुछ युवक रेड टी शर्ट में नजर आ रहे हैं और कुछ टूरिस्ट हैं। लाल टी शर्ट वाले बोट ऑपरेटर्स हैं जिनका पर्यटकों के एक ग्रुप से विवाद हो गया। इसके बाद तमाम बोट ऑपरेटर्स टूरिस्ट्स पर टूट पड़े। पंचकूला का टूरिस्ट प्लेस मोरनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। यहां टिक्कर झील के पास अक्सर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। बोटिंग और एडवेंचरल एक्टिविटीज के लिए दूसरे राज्यों से भी सैलानी टिक्कर झील पहुंचते हैं। सोमवार को सैलानियों का एक दल यहां पहुंचा। इसी दौरान बोटिंग स्टाफ से कुछ कहा सुनी हो गई। फिर पंचकूला कुरुक्षेत्र बन गया। अब इन तस्वीरों को डिटेल में समझिए। व्हाइट टी शर्ट पहना ये शख्स टूरिस्ट है जिसका बोट ऑपरेटर्स के साथ विवाद हो गया। उसके बाद रेड टी शर्ट पहने 3-4 बोटिंग स्टाफ व्हाइट टी शर्ट वाले टूरिस्ट पर थप्पड़ों और लात घूसों की बरसात कर देते हैं। बुरी तरह से पिटाई के बाद व्हाइट टी शर्ट वाले को बख्श देते हैं। सफेद कुर्ता पहना शख्स टूरिस्ट को बचा लेता है, लेकिन फिर बोटिंग स्टाफ दूसरे टूरिस्ट पर टूट पड़ते हैं। फिर व्हाइट टी शर्ट वाला टूरिस्ट अपने साथी को बचाने जाता है और फिर रेड टी शर्ट वाले बोटिंग स्टाफ फिर से सफेद टी शर्ट वाले टूरिस्ट पर थप्पड़ बरसाने लगते हैं। पंचकूला के मोरनी इलाके में ये टूरिस्ट स्पॉट है जहां बोट संचालकों की दबंगई अक्सर देखने को मिलती है। सैलानी इसकी शिकायत भी करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसा ही इस घटना में भी देखने को मिला है। ना किसी ने पुलिस से शिकायत की और ना ही पुलिस ने अपनी तरफ से कोई एक्शन लिया है। वहीं मुजफ्फरनगर में एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। करीब 60 साल की उम्र के एक बुजुर्ग रियाज ने अपनी पोते की उम्र की लड़की के साथ बीच बाजार में बैड टच किया। लड़की ने आरोपी रियाज को वहीं सबक सिखा दिया और बाद में यूपी पुलिस ने आरोपी रियाज के साथ जो किया वो देखकर हर कोई योगी पुलिस की तारीफ कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है। छेड़छाड़ करने वाले 60 साल के मनचले को पकड़ लिया गया है। रियाज ने बाजार में खड़ी महिला से बैड टच किया था। 55 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद रियाज की गिरफ्तारी हुई है। 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इस मनचले को धर दबोचा। 29 जून को सरेआम मार्केट में बुजुर्ग मनचले ने लड़की को बैड टच किया था तो लड़की ने ऑन स्पॉट आरोपी की पिटाई कर दी।
वहीं 24 घंटे के अंदर ही योगी की पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला। जिस दाहिने हाथ से आरोपी रियाज ने बैड टच किया था, उसी हाथ का फुल ट्रीटमेंट पुलिस ने कर दिया। ये आरोपी रियाज है, उम्र 55 साल से भी ज्यादा है। मनचला रियाज भले ही उम्र के आखिरी पड़ाव पर हो, लेकिन हरकतें ऐसी कि पुलिस हवालात में हवा खानी पड़ गई। पुलिस ने आरोपी रियाज को जेल भेजा, लेकिन जेल भेजने से पहले रियाज के मनचले मन का भी तबीयत से इलाज किया गया। आरोपी के हाथ की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं रियाज के बैड टच करने वाले हाथ के साथ क्या हुआ है। ये मुजफ्फरनगर के खाला पार का मार्केट है, जहां एक लड़की कुछ महिलाओं के साथ सड़क पर खड़ी है। तभी आरोपी रियाज लड़की के पास से गुजरता है और हाथ से उसे बैड टच करता है। लड़की ने पलटकर आरोपी को पकड़ा और बीच बाजार जमकर पिटाई कर सबक सिखाया, लेकिन पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी की हरकत पर खुद संज्ञान लिया और आरोपी की पहचान में जुट गई। पुलिस ने मार्केट के करीब 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपी को ट्रेस कर लिया, जिसके बाद पता चला कि बैड टच का आरोपी रियाज है, जो नगर कोतवाली इलाके की पान की मंडी का रहने वाला है। पहचान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी रियाज पहले भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। यूपी में योगी राज है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर एकदम क्लियर है। जो भी बहन बेटी की इज्जत पर आंख उठाकर भी देखेगा, उसे अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन होंगे। मुजफ्फरनगर में भी योगी की पुलिस ने यही किया। आरोपी रियाज ने सरेआम शहर के मेन मार्केट में एक लड़की को बैड टच किया। लड़की ने भले ही इसकी शिकायत पुलिस से नहीं की थी, लेकिन फिर भी पुलिस एक्टिव हुई। 24 घंटे के अंदर ही आरोपी की पहचान भी हो गई। पुलिस ने उसे दबोच भी लिया और फिर मनचले आरोपी रियाज का फुल इलाज भी कर दिया कि अब रियाज ऐसी कोई हरकत करना तो दूर, सोचने की भी हिम्मत नहीं करेगा। तो रियाज को योगी की पुलिस का इलाज हमेशा याद रहेगा। हापुड़ में तेज रफ्तार कार का कहर जमकर टूटा। कार की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं 4 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। वहीं पुलिस कार को जब्त कर मालिक और ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। सिर्फ 3 सेकंड और जश्न का माहौल मातम में बदल जाता है। ये देखिए मौत के 3 सेकंड। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बेकाबू कार ने कैसे हाहाकार मचाया, पूरा मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। देर शाम का वक्त है। राजाजी हवेली होटल के बाहर सब कुछ सामान्य था। लोग खाना खाकर इत्मीनान से टहल रहे थे, लेकिन अचानक मानो भूचाल सा आ गया। सफेद कुर्ता पायजामा पहना शख्स सीढ़ियों से उतर रहा है। उसके साथ व्हाइट हाफ शर्ट और ब्लू जीन्स पहना दूसरा शख्स भी है। थोड़ा पीछे फुल व्हाइट शर्ट पहना शख्स भी उनके पीछे पीछे उतरता है। यहां तक तो सब नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही तीनों नीचे उतरते हैं, सामने से मौत आती है। बेकाबू कार तेज रफ्तार में आती है और कुर्ता पायजामा पहने शख्स को टक्कर मारती है। वहां पहले से खड़ा ब्लू टी शर्ट वाला शख्स भी कार की चपेट में आता है। दोनों को कार टक्कर मारती हुई होटल की दीवार से जा टकराती है। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में आया था। वहां पर एक तेज रफ्तार कार ने होटल के अंदर सीढ़ियों से ऊपर तेज रफ्तार में प्रवेश किया, जिससे वहां पर बैठे एक युवक घायल हो गया, जिसको कि उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। फिर उसको पीएम के लिए मोर्चरी भेजा गया है और सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है, जिसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
हादसा कितना भयंकर था, टक्कर कितनी जोरदार थी, इसका अंदाजा आप इस कार को देखकर लगा सकते हैं। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। पुलिस कार को थाने ले आई है। हादसे के बाद इसका ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से तफ्तीश कर रही है, साथ ही कार नंबर के जरिए इसके मालिक का भी पता लगा रही है ताकि ड्राइवर को पकड़ा जा सके। पुलिस जानना चाहती है कि क्या ड्राइवर नशे में था या मामला कुछ और है। जिस युवक की मौत हुई है, क्या उसकी किसी से दुश्मनी भी थी? पुलिस इसकी तफ्तीश हादसा और साजिश दोनों एंगल से कर रही है। यूपी में योगी का क्राइम कंट्रोल मॉडल इतना फेमस हो चुका है कि अब बीजेपी शासित दूसरे स्टेट की सरकार और पुलिस भी ये मॉडल लागू कर रही है। राजस्थान पुलिस भी अब यूपी पुलिस के नक्शे कदम पर ही आगे बढ़ रही है। कोटपुतली में पुलिस ने मर्डर के 4 आरोपियों को न सिर्फ पकड़ा बल्कि फुल ट्रीटमेंट भी कर दिया और बीच बाजार सड़क पर परेड भी निकाली। 4 आरोपी, चारों आरोपियों के एक पैर में प्लास्टर चढ़ा है, एक के हाथ पर भी प्लास्टर चढ़ा है। ये आरोपी अखिल, पवन, मनीष और मनोज हैं। बीच बाजार चारों बदमाशों की परेड पुलिस ने कोटपुतली की सड़कों पर निकाली। आगे आगे 4 आरोपी मुश्किल एक कदम बढ़ा पा रहे हैं। आरोपियों के साथ पुलिस वाले चल रहे हैं तो पीछे पीछे पुलिस फोर्स की गाड़ियों का काफिला चल रहा है। कोटपुतली की जिस मार्केट में बदमाश अपनी बदमाशी का दबदबा बनाना चाहते थे, जिस सड़क पर बदमाशों ने एक शख्स की हत्या की थी, उसी सड़क पर उसी मार्केट के बीच बदमाशों की परेड निकली तो चारों बदमाश न सिर्फ हाथ जोड़े नजर आए बल्कि मार्केट के बीच लोगों से अपने गुनाह की माफी मांगते दिखे। इस दौरान मार्केट में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पुलिस को इनकी परेड बीच बाजार में क्यों निकालनी पड़ी, इनका गुनाह सुनेंगे तो पुलिस के एक्शन को जायज ही ठहराएंगे। अखिल, पवन, मनीष और मनोज ने मिलकर 24 जून को बानसूर कस्बा बाईपास सड़क पर एक शख्स सुनील उर्फ टुल्ली की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। तब से पुलिस को चारों आरोपियों की तलाश थी। बाद में पुलिस ने न सिर्फ चारों आरोपियों को धर दबोचा बल्कि ऐसा इलाज किया, चारों के पैरों पर प्लास्टर चढ़ गया, एक के हाथ को भी प्लास्टर की जरूरत पड़ गई। पुलिस के ऐसे इलाज के बाद ये अपराधी अब कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार जरूर सोचेंगे और पुलिस भी यही चाहती है और राजस्थान की सरकार भी क्राइम कंट्रोल करना चाहती है। क्या पहाड़, क्या मैदान, क्या पूरब और क्या पूर्वोत्तर, बेसब्र बादलों ने ऐसी तबाही मचाई है कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक सैलाब ही सैलाब है। हर तरफ जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। ऊपर से पहाड़ दरकना और बादल का फटना मौत वाली मुसीबत लेकर आई है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मची है। हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देखकर आप सहम उठेंगे, लेकिन उससे पहले बेरहम मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर जान लीजिए। देश के 25 से ज्यादा राज्यों में बाढ़ के चलते आफत आ गई है। हरियाणा के 7 जिलों में रेड अलर्ट है, उफान पर नदियां हैं। हिमाचल की मंडी में भारी तबाही हुई है तो कई इलाकों में फ्लड हो चुका है। फ्लड है तो हमीरपुर में बाढ़ में फंसे 25 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। प्रयागराज और वाराणसी में उफान पर गंगा नदी ने भी अब अपना रौद्र रूप दिखाया है। पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है। मैदानी इलाके जलमग्न हो रहे हैं। जहां पहले सड़कें थी वहां अब दरिया बह रही है। सैलाबी संकट से देश के 25 राज्यों में हाहाकार मचा है। हिमाचल में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब है। मंडी में फ्लैश फ्लड की चपेट में कई गांव आ गए हैं। अलग अलग इलाकों में लोगों के बहने की खबर है। सैलाबी अटैक से लोगों के घर मकान तबाह हो चुके हैं।
ब्रिज टूटकर मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। मंडी में देर रात भारी बारिश से तबाही मच गई। सैलाब के अटैक से करसोग इलाके में 7 लोग बह गए। बादल फटने के बाद अचानक पानी के तेज प्रहार से पूरा गांव बह गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मां बेटी को बचाया गया। हालांकि यहां एक मौत भी हुई है। अब भी 7 लोग लापता हैं। मंडी के स्याठी गांव में सैलाब से जबरदस्त नुकसान हुआ है। पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़े चट्टान टूटकर घरों पर गिरे हैं। पूरा गांव इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। मंडी की ही ये दूसरी तस्वीरें देखिए। यहाँ लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर सामने आया। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर गिरने लगे, जिसके चलते पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। लैंडस्लाइड से पूरा रास्ता टूटकर मलबे में तब्दील हो गया है। मंडी में ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार बारिश से ब्यास नदी उफान पर है। इलाके में बाढ़ से हाहाकार मचा है। नदी के तेज बहाव से पुल टूट गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ भारी से भारी चीज को तिनके की तरह बहा दे रहा है। बाढ़ के पानी की वजह से निचले इलाकों में भारी तबाही मची है। मंडी में पंचवक्त्र महादेव का मंदिर सैलाब में घिर गया है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी पहुंचने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। मंडी में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिजनी 4 लेन टनल का फेस भर-भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त टनल के भीतर या आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें करीब 25 लोग फंस गए। जैसे ही प्रशासन को घटना की जानकारी मिली, सुजानपुर प्रशासन की टीम और जंगलबेरी होमगार्ड बटालियन मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। थोड़ी देर में ही प्रशासन ने सभी फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सैलाबी अटैक से अटक गई है। यमुनोत्री के रूट पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद करना पड़ा। 600 से ज्यादा पैसेंजर रास्ते में फंसे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री मंदिर के लास्ट पॉइंट के पास बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले सिलाई बैंड इलाके में इस वक्त मौजूद है और यहां से यमुनोत्री जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से कट गया है। सड़क पूरी तरीके से टूट गई है। कोई भी गाड़ी यहां से नहीं जा सकती है। सिलाई बैंड, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वही इलाका है जहां पर 29 जून को बादल फटा और बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए, मलबे में दब गए और प्रशासन के मुताबिक 2 मजदूरों की डेड बॉडी निकाली गई मलबे से और अभी भी 7 मजदूर लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये रास्ता यहां से सीधा ऊपर जो आप रोड देख रहे हैं, जहां से कुछ आपको पैदल यात्री नजर आएंगे, ये रास्ता वहां तक जा रहा था। गाड़ियां यहां से जाती थी, लेकिन जब बादल फटा तो इतना ज्यादा यहां पर बरसात हुई, ऊपर से पूरा पहाड़ जो है वो सड़क पर आ गया है। जेसीबी मशीन आपको ऊपर भी नजर आएगी, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते को किसी तरीके से ठीक किया जा सके, मलबे को साइड किया जा सके, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय लगेगा जब इस रास्ते को सही किया जा सकेगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। अलकनंदा का रौद्र रूप बेहद भयावह नजर आ रहा है। ताबड़तोड़ बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी भी ओवरफ्लो हो रही है। वाटर लेवल बढ़ने की वजह से चिनाब नदी पर बने साल बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक नॉनस्टॉप बारिश से हाहाकार मचा है। भारी बारिश के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ जटाशंकर धाम पर पानी का झरना बहने लगा। पूरा मंदिर परिसर सैलाब की चपेट में आ गया और पानी में डूबने लगा।
मूसलाधार बारिश की वजह से हरियाणा के करनाल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। करनाल में यमुना नदी उफान पर है, सैलाब में डंपर तक फंस गया है। अचानक यमुना नदी में पानी के प्रहार से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। अलवर में सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बरसात से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अलवर शहर का कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जो पानी में डूबा ना हो। अलवर के मेन मार्केट में 2 फीट तक पानी भर गया है। निचले इलाकों में भी सैलाब का कब्जा है। दरअसल पहाड़ की तलहटी के नीचे बसे अलवर शहर में पहाड़ का पानी जबरदस्त मात्रा में आ रहा है। लाल खान से भी पानी शहर की सड़कों पर आ गया। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट डूब चुके हैं। नदी के किनारे बने मंदिरों में पानी आ गया है। प्रयागराज जैसा ही हाल वाराणसी का भी है। यहाँ श्रद्धालुओं को गंगा नदी के किनारों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। यहाँ भी गंगा नदी पूरी तरह से उफान पर आ गई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़ा सा पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ी बाइक चकनाचूर हो गई। पटना में सोमवार की रात जोरदार बारिश हुई। 3 घंटे तक करीब 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसका असर पटना जंक्शन पर दिखा। पटना स्टेशन के बाहर जल जमाव की समस्या आ गई। यात्री जद्दोजहद करके पटना जंक्शन आते जाते दिखे। पटना में कल देर रात मॉनसून सीजन की पहली बारिश हुई और पहली बारिश में ही कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। ये पटना रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए किस तरह से पानी लग गया है। और जब पानी लगा है तो लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ किनारे के हिस्से में देखिए लोग जो सूखा हिस्सा है उससे आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीच के हिस्से में पानी लगा हुआ है और ऐसे में यात्रियों की मुश्किल काफ़ी बढ़ गई है। चूँकि ठीक रेलवे स्टेशन का ये पार्किंग एरिया है, सामने का हिस्सा, और यहाँ पर सामने के हिस्से में हर जगह पानी लग गया है। सुबह भी हल्की बारिश हुई है, हालांकि अभी मौसम साफ हो गया है, लेकिन देर रात करीब 40 मिनट तक काफ़ी तेज बारिश हुई और इस वजह से जल जमाव की स्थिति बन गई है। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा टल गया। यहां बराकर नदी के पुल का रेलिंग तोड़ते हुए एक मालवाहक 40 फीट नीचे जा गिरा। गाड़ी गिरने के बाद चालक किसी तरह से मालवाहक के टायर के ऊपर आ गया और लगभग 4 घंटे तक नदी की तेज धार में फंसा रहा। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर का रेस्क्यू किया। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी के एक नेता ने सड़क पर अपनी दबंगई दिखाई। मामूली विवाद में एक लड़के को चप्पलों से जमकर पीटा। बीच बचाव करने पहुंची एक महिला को भी कई चप्पलें लग गई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बीजेपी नेता के लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं। एक शख्स दनादन चप्पल चला रहा है। शख्स के निशाने पर एक युवक है। शख्स और युवक के बीच बचाव में एक महिला भी आती है, तो शख्स की कई चप्पलों का प्रहार महिला को भी लगा। सरेआम सड़क पर मारपीट हो रही है। चीख पुकार मची है। कई लोग बीच बचाव कर रहे हैं। आरोपी शख्स को रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी चप्पल बरसाने वाला शख्स मानने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के दनकौर की हैं और युवक पर चप्पल बरसाने वाला ये शख्स अतीक पठान है। अतीक पठान बीजेपी का कसाना का मंडल मंत्री भी है। बताया जा रहा है कि पड़ोसियों के बीच मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में बहस हो रही थी। तभी एक युवक ने कोई बात कह दी। फिर क्या था, आरोपी शख्स को इतना गुस्सा आया कि युवक के साथ साथ महिला की भी पिटाई कर डाली। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर समझौता कर लिया है और किसी भी पक्ष ने मामले की शिकायत दर्ज नहीं करवाई है।
पश्चिमी यूपी में बात बात पर बवाल हो रहा है। मामूली विवाद में परिवार के बीच भी जंग छिड़ जा रही है। पहले ग्रेटर नोएडा और फिर बुलंदशहर में जमकर मारपीट हुई, जहां एक गांव में चाचा का उसके ही भतीजों ने डंडों से मारकर सिर फोड़ दिया। अब पुलिस आरोपी भतीजों की तलाश में लगी है, तो वहीं चाचा अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। सरेआम सड़क पर संग्राम छिड़ गया। दनादन लाठी डंडे चलने लगे। चाचा पर भतीजों ने अटैक कर दिया। गाली गलौज के साथ घूंसे और मुक्के बरसने लगे। तस्वीरें बुलंदशहर के एक गांव से आई हैं, जहां परिवार में ही मामूली बात पर शुरू हुई बहस के बाद गाली गलौज हुई, जो देखते ही देखते द्वंद्व युद्ध में बदल गया। चाचा को उसके भतीजों ने ही निशाना बनाया, यहां तक कि लाठी डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान कई लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन तब तक चाचा का सिर डंडों के प्रहार से फट गया। चाचा के सिर में पट्टी बांधी गई है। बताया जा रहा है कि चाचा ने भतीजों से महिलाओं के सामने गाली गलौज करने से मना किया था। इससे नाराज भतीजों ने चाचा की जमकर धुनाई कर दी। चाचा ने भतीजों की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई है। पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया है। यूपी के इटावा में यादव समाज के कथावाचक के साथ बदसलूकी का मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। अब इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर कथा के लिए टेबल के नीचे से 50 लाख रुपए तक लेते हैं और उन्हें कथा के लिए बुलाने की हैसियत सभी की नहीं है। क्या बाबा बागेश्वर अखिलेश के इस बयान से आहत हैं? क्या राजनीतिक कद अपने फायदे के लिए जाति का इस्तेमाल कर रहे हैं? जात पात से भारत को विकसित बनाने की राह में कितना नुकसान होगा? क्या बाबा बागेश्वर के खिलाफ विरोध प्रायोजित है? ये जानने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने धीरेन्द्र शास्त्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए। में रैदास की, सूरदास की और कबीरदास की प्रभु गुण गाने की परंपरा है। वहाँ पर जब इस तरीके का इटावा में व्यवहार देखते हैं तो मन में सबसे पहले क्या भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप भी वही ईश शरणों की बात करते हैं। देखो, हमारी सनातनी परंपरा बहुत व्यापक परंपरा है, इतनी संकुचित परंपरा नहीं है, परंतु कुछ लोगों के द्वारा जो घी डालने का कार्य किया जा रहा, उससे भारत में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर भारत की स्थिति बहुत विचित्र हो रही है। भारत को यदि भव्य बनाना है, भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र में खड़ा करना है, भारत को अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसा संपन्न बनाना है, सैन्य शक्ति के साथ साथ भारत को अर्थ संपन्न शक्ति बनाना है, तो हमको कास्टवाद, हमको भाषावाद, हमको क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर प्रत्येक भारतीय को कार्य करना पड़ेगा। यदि हम संकुचित मानसिकता को दर्शाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमारा भारत कभी भव्य हो पाएगा। तो आपको लगता है ये हिंदुओं की बांटने की तैयारी, आप बोलते भी हैं कि हिंदुओं को बांटे, क्या इसके पीछे उद्देश्य है आपको लगता है? प्रायोजित चीजें हैं और इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्थितियां ठीक करने के लिए, अद्भुत बात ये है और सबसे विचित्र बात इस देश की यही है कि समर्थक को लाभ हो या ना हो, पर जातिवाद से जातिवाद के नेताओं को लाभ जरूर हो। आप 25 दिन तक रहे विदेश में, सनातन की बात करते हैं, यहाँ पर तो राष्ट्रधर्म का, जनता और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। विदेश में आपको क्या दिखाई दिया? वहाँ पे भी आपको लगता है कि जाति की यही वैमनस्यता की भावना क्या है? थोड़ा विस्तार से बताइएगा। इसीलिए वो विदेश हैं, इसीलिए वो संपन्न है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो देश हैं इसलिए ये संपन्न है क्योंकि ये जातियों में नहीं बटे, ये भेद से ऊपर उठे, इसलिए ये सिर्फ राष्ट्रीयता पर भरोसा करते हैं। इसलिए उस देश के डेवलपमेंट, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का कल्चर, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का नेचर, वहाँ लोगों का अनुशासन में रहना, ये सब जो हो पाया वो इन्हीं कारण से हो पाया कि वहाँ के नेताओं को ये छूट नहीं है
कि आप जातिवाद फैलाओ या भेदभाव फैलाओ। महाराज, लगातार कई आप आरोप भी लगा देते हैं, बात भी करते हैं, आप तमाम तरीके के काम करते हैं, मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? क्योंकि मैं कन्या विवाह का देखता हूँ, वो भी है, या कैंसर विवाह के जीवन है। देखिए, जिसको जो कहना है वो कहेंगे। हाथी चले बाजार, तो हम तो अपने हिसाब से कार्य करते रहेंगे, जो सेवा है वो करते रहेंगे। सबके अपने अपने मत होते हैं, हर व्यक्ति का आइकॉन अपने अपने देखने का अलग अलग होता है। कोई आपको अलग दृष्टि से देखता है, हमें अलग दृष्टि से देखता है, कोई मीडिया को भी अनेक नज़र से देखा जाता है। उसी प्रकार गुरुओं को भी हम अपनी परंपरा का पालन कर रहे हैं, सनातन परंपरा का प्रचार कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए जी रहे हैं, हिंदुओं के लिए जिएंगे, हिंदुओं के लिए मरेंगे। हमारा सपना है इस देश से जो सबसे बड़ा कैंसर का जहर है, वो जातिवाद का जहर, वो मिटे और देश में राष्ट्रवाद स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र। आपकी बातों से जो एंटी मोदी जो मोर्चा है उसे को तकलीफ होती है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि आपकी बात से किसी के समर्थक नहीं है, न किसी पार्टी के हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रिय होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी के हैं। वो इस देश के नायक हैं और सबके हैं। प्रधानमंत्री किसी एक का नहीं है, सबका है। वैसे ही सबके वो प्रधानमंत्री हैं, तो हमारे भी। गुरु का काम क्या है? जो है उसको मार्गदर्शन देना, उसको सलाह देना, उसके लिए प्रार्थना करना, वो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। आप किसी को ये अगर लगता है तो निश्चित रूप से उसकी अपनी निजी विचारधारा है। क्या ये लगता है कि किसी पार्टी विशेष के लिए वोट ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा कुछ लगता है? क्योंकि आप भारत तो ठीक है, हम विदेश में भी रहते हैं, वहाँ तो वोट नहीं मिला। विदेश में क्या लगता है आपको? विदेश में क्या महसूस होता है सनातन की जो आप बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की? अभी भारत के जो रहने वाले लोग हैं उनके बच्चों के संस्कार घट रहे हैं, राष्ट्रीयता भारतीयता वहाँ घट रही है। आने वाली 2-3 पीढ़ियों बाद वहाँ पर बहुत हालत खराब हो जाएगी यदि अभी उन बच्चों में कुछ बदलाव नहीं किया गया। इसलिए हम विदेश यात्रा पर लगातार जा रहे हैं। सेफ सनातन, सेफ चिल्ड्रंस, बच्चों को बचाएं। बांग्लादेश और नेपाल में जिस तरीके के दृश्य आते हैं, क्या हृदय में आपके आता है वहाँ की यात्रा का सोचते हैं आप? मन में ऐसा लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो 140 करोड़ हिंदू जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी हो रहा है, 140 करोड़ जो हिंदू रहते हैं वो प्रोटेक्ट हो पाएंगे। इसलिए तो हमें हिंदुओं को जगाना है। बांग्लादेश, फिजी, म्यांमार, इंडोनेशिया, नेपाल, मॉरिशस, जहाँ जहाँ हिंदू रहते, वर्मा यहाँ हिंदू रहते, बाली यहाँ हिंदू रहते, वो हम सब सुरक्षित कर पाएंगे। पहले हमें भारत को सुरक्षित करना। भारत है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान तब हिंदुस्तान है जब यहाँ हिंदू है, और हिंदू जब तक जातिवाद से ऊपर नहीं उठेगा कैसे हिंदू? इसलिए अब हम पुनः द्वितीय पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाल लें। 4 जुलाई को आपका जन्मदिन है। आखिरी सवाल है, तो हर आदमी जैसे नए साल में अपना कोई धैर्य बना लेता है कि ये करूंगा, क्या पढ़ लेंगे, क्या करना चाहेंगे? 28 साल की शायद हो रहे हैं आप, 4 जुलाई 29 साल, हाँ 29 साल के, तो क्या सोचा जाएगा 30 के भाई पार करने से पहले? क्या मन में क्या है धीरेन्द्र शास्त्री के? भारत हिंदू राष्ट्र हो, पदयात्रा निर्विघ्न संपन्न हो, हम हिंदुओं को जगा सकें, और बस यही हमारे मन में भाव है और दूसरा कोई विचार नहीं है। और इस बार हमने कहा है कि हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें जन्म दिवस पर बागे जिनको भी मन में भाव हो, गिफ्ट की बजाय देश में जगह जगह हॉस्पिटल बन सकें, इसलिए सबका साथ चाहिए, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो हमें हिंदुओं होने के लिए सबसे भिक्षा मांगनी है कि आप अपने बच्चों को हिंदुत्व की संस्कृति को भरो, अपने हिंदुओं के संस्कारों को भरो, बच्चों को कट्टर हिंदू बनाओ।